अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे। 17 दिसंबर को आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में मैं आपको बात करता हूं। आज का वीडियो बात करेगा एक निंजा टेक्निक की। जी हां, आप सुन रहे हैं, एक नया निंजा टेक्निक जो एमपीपीएससी में आपको स्कोर करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा। और आज की जो पूरी वीडियो होगी वो होगी एमपीपीएससी प्रीलिम्स को किस तरह अटेम्प्ट करें कि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके। निंजा टेक्निक फॉर अटेम्प्टिंग एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो चलिए आज की ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ चीजों को यहां पे समझते हैं और अपनी एक टेक्निक बनाते हैं कि किस तरह से हमको पेपर को सॉल्व करना है। 17 दिसंबर को मान लीजिए आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी है, आपने 2 से 3 रिवीजन कर लिए हैं, मिनिमम कम से कम आपके 2 से 3 रिवीजन्स तो होने ही चाहिए। और 17 तारीख की जो प्रीलिम्स है उसको आप देने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। अक्सर ये होता है कि जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको ये आइडिया पहले से रहता है, लेकिन जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको भी ये आइडिया लग जाएगा 17 दिसंबर को कि आपका पेपर मुश्किल से 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। जी हां, आपका जो पेपर 1 है एमपी का वो 1 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास अराउंड 45 मिनट्स बचेंगे जिसमें आप बैठे रहेंगे। सोचिए, आपको 2 घंटे का समय दिया गया है जहां आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन आपने उन 2 घंटों में क्या किया? 1.25 घंटे के आसपास आपने पेपर सॉल्व किया, ओएमआर को टिक किया। उसके बाद आप आसपास देख रहे हैं इन्विजिलेटर क्या कर रहा है, इन्विजिलेटर किससे बात कर रहा है, क्लासरूम का सेटअप कैसा है, आसपास कौन सी महिला या कौन से लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, किससे आगे जाके बात करनी है, बाहर जाके बात करनी है। आपके दिमाग में अगले 45 मिनट तक ये ब्लैंक थॉट्स आ रहे हैं, ये रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत नहीं कर रहे। ये 2 घंटे जब आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगली दिवाली शायद से आपकी किसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में हो, किसी जगह आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अपना सपना पूरा कर चुके हो, ऐसी दिवाली बन रही है और आपको उसके लिए 2 घंटे प्रीलिम्स में मिलते हैं पेपर 1 में, जिसमें आपने 40 मिनट बस वेस्ट कर दिए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, यदि आप पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने तैयारी अभी शुरू की है, प्लीज याद रखिएगा पेपर को कम से कम 2 घंटे फुल अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं मान सकता हूं कि कुछ 5, 7, 10, 15 मिनट का आप मार्जिन रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे पेपर पढ़ रहे हैं और आप ओएमआर ही सर्कल ना कर पाए, ऐसी गलती ना कीजिएगा। लेकिन आपके वो 2 घंटे के प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग उसको नहीं यूटिलाइज करते और फिर लास्ट में जब बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं अरे यार मेरे पास समय तो था, काश इस पेपर को एक बार फिर से देख लिया होता, ये 3 क्वेश्चन में सही हो जाते, या मैं जल्दीबाजी में ओएमआर में गलती कर गया, मैं रोल नंबर की जगह कुछ गलत डिजिट डाल दिया। ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं और होती आई हैं। हम प्रीवियस टॉपर्स के यदि टॉपर टॉक को भी सुनते हैं यूट्यूब में ना, तो आपने बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वेरी स्पेसिफिक, लेकिन बहुत एमपी टॉपर्स जो पिछले कुछ सालों में रहे हैं उन्होंने भी ओएमआर में बीच बीच में कभी कभी गलतियां की हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दूसरों की गलती से सीख लेना। और हम टीचर जब हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको बहुत से डूज एंड डोंट्स पता रहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमने भी कुछ गलतियां की होंगी, हमने भी कुछ सही काम किए होंगे। हमारे बच्चे हर साल जब एग्जाम देते हैं, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हमसे टच में हैं, जो एग्जाम देते हैं, उनसे भी हमको अपना एक बेसिक मॉडल पता चलता रहता है कि कौन से गलतियां करनी नहीं चाहिए और कौन सी चीजें जरूर करनी चाहिए। तो इन सब चीजों में मिला के मैं आज आपको एक निंजा टेक्निक देने वाला हूं जिससे आप अपने प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है, यूटिलाइज द टोटल 2 आवर्स, रूल 1, ठीक है, यूटिलाइज 2 आवर्स, ठीक है। रूल 1 ये कहता है आपको पूरे 2 घंटे यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। सेकेंड रूल ये कहता है कि आपको पेपर एक बार नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको पेपर मिनिमम 3 बार या मिनिमम 2 बार तो अटेम्प्ट करना है। रूल 2 आपको कहता है
कि यदि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो रूल 2 कहता है 3 राउंड ऑफ क्वेश्चन पेपर रीडिंग। प्लीज याद रखिएगा, आपका एमपीपीएससी का पेपर आपको कम से कम मिनिमम 3 राउंड ऑफ रीडिंग करनी ही करनी है। इसके मैं आपको कुछ आइडियाज क्रिएट करता हूं, सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए मैं पहली बार पेपर पढ़ा और मैंने सीधे सीधे टिक करना शुरू किया और मैंने लास्ट में ओएमआर भरा, ठीक है। तो एक बार रीडिंग करने में जो मेरे दिमाग में आया, जो मेरे को सही लगा उस समय, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट किया पेपर को और मेरा 40 से 45 मिनट में पेपर खत्म हो गया। मैंने ओएमआर टिक किया और मैं बैठा हुआ हूं बाकी टाइम, जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता था, ठीक है। बैक टू रूल 1। दूसरा, यदि मैंने साथ साथ ओएमआर तुरंत चेक करना शुरू किया और मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर 48th क्वेश्चन में वापस याद आया कि अरे वो तो एक्सेप्शन था, वो जो मैं पहला वाला टिक करके रखा हूं वो तो यार एक्सेप्शन था, शिट यार मैंने तो ओएमआर सर्कल कर लिया, मेरा साल खराब हो सकता है यदि मेरा एक नंबर से या एक क्वेश्चन से पेपर छूट जाता है। क्या वो साल आप सह पाएंगे? क्या मैं आपको बोलूं कि 12th वापस रिपीट कीजिए तो आप वो साल अच्छी तरह बिता पाएंगे क्या? जानबूझ के गलती करना बहुत सारा पेन लेके आता है और सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है जब आप जानबूझ के गलती करते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है। रूल याद रखिए, यदि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है कि आप पहले 1 घंटे ओएमआर टच नहीं करेंगे। आपकी रीडिंग 1 हो जाने दीजिए, रीडिंग 2 हो जाने दीजिए, उसके बाद ओएमआर चेक कीजिए, या हम रीडिंग 1 के बाद ओएमआर को टच करेंगे। फर्स्ट रीडिंग को बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन पेपर को समय दीजिए। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस। इतनी जल्दीबाजी में मत रहिए। क्या कर लेंगे 40 मिनट बचा के? कम से कम पेपर को 1.5-2 घंटे का, जब आपको 2 घंटे का समय दिया है तो 1.5 घंटे तो पढ़िए। तो रूल नंबर 3 याद रखिएगा, आपको कम से कम 3 रीडिंग तो करनी है। रूल नंबर 3, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। कहां नॉट लिखा है, कहां इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है, कहां करेक्ट लिखा है, कौन सा स्पेसिफिक डेटा पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट पूछा गया है या प्रेजेंट पूछा गया है, कौन सी डेट है, ठीक है, इनएक्टमेंट डेट है कि इन्फोर्समेंट डेट है, ठीक है। हमको क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। रीड क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली। जैसे आप एक चाय उठाते हैं ना, गर्म चाय होती है तो आपके हाथ जल सकते हैं, वैसे ही सोचिए कि क्वेश्चन यदि गलत पढ़ लिया तो मेरा 1 साल रुक सकता है। तो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए मैं 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, इसके 4 ऑप्शंस को, या यदि कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसको अच्छी तरह पढ़ लेता हूं। ये कोई एक्सेप्शन वाला पॉइंट तो नहीं, कहीं पार्लियामेंट लिखना था, लोकसभा लिखा हुआ है तो मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, कीवर्ड्स को इनसर्कल कर लेता हूं। बहुत जरूरी है क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना। तो सबसे पहले हम 2 घंटे को पूरा यूटिलाइज करेंगे, क्वेश्चन की कम से कम 3 रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। और चौथा रूल जो अभी मैंने आपसे बात की थी, डू नॉट टच OMR, डू नॉट टच OMR फॉर द फर्स्ट आवर, फॉर द फर्स्ट आवर। पहले 1 घंटे OMR को टच मत कीजिए। OMR को ऐसी जगह रख दीजिए जिसमें उस पर कोई स्क्रैच ना हो, कोई बबलिंग ना हो जाए, आप उसको टीयर ना कर लें। कभी कभी किसी सरकारी स्कूल में जब आपका सेंटर पड़ता है वहां पे चेयर अच्छी नहीं होती तो बड़ा ध्यान से OMR भरना होता है कि पता चला नीचे चीजें प्लेन नहीं है और आपने किया और आपका OMR फट गया या किसी प्रकार का स्क्रैच आ गया या टॉर्न अप हो गया। तो प्लीज याद रखिएगा OMR को पहले 1 घंटे अलग रख लीजिए। आपकी पूरी जिंदगी उस क्वेश्चन पेपर तक सीमित रखिए, OMR को मत देखिए। नो डाउट पहले कुछ समय मिलता है, आराम से OMR को पढ़ के अपने डिटेल्स डाल दीजिए। रोल नंबर 2 से 3 बार चेक करके डाल दीजिए, सेंटर अच्छी तरह डालिए, कोड अच्छी तरह डालिए। जल्दीबाजी नहीं करनी है, ना ही पेपर पढ़ने में जल्दीबाजी करनी है,
ना ही OMR भरने में जल्दीबाजी करनी है। ऐसा नहीं है दोस्त, मैं आपको बताऊं, MPPSC या UPSC में मेंस में समय कम होता है, प्री में समय ठीक होता है। खासकर चलो UPSC तो बहुत स्टेटमेंट पूछता है, आप परेशान हो सकते हैं, आपके पास समय कम हो सकता है, लेकिन MPPSC में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जो बनते हैं तो बनते हैं, नहीं बनते तो नहीं बनते। तो क्यों परेशान हो रहे हो भाई, ऐसा क्या तुम समय बचा के करने वाले हो। तो प्लीज याद रखिएगा, मेंस में समय कम पड़ेगा MPPSC में, नो डाउट कम पड़ेगा, वो अलग स्ट्रेटेजी है, अलग बात करेंगे। लेकिन अभी प्रीलिम्स में इतना तय रखिए, पेपर नहीं छूटेगा, चाहे जितना भी कठिन हो, चाहे जितना भी इजी हो, पेपर नहीं छूटेगा। तो प्लीज याद रखिए, लास्ट के 1 घंटे में 40 मिनट्स में 20 मिनट्स में OMR टच करेंगे। पहले 1 घंटे यूज ऑल योर पावर एंड एनर्जी टू रीड क्वेश्चन एंड गेट द राइट आंसर, गेट द एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट चीज जो यहां से मैं पकड़ता हूं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये बोलता है, टिक द राइट आंसर। सर ये क्या कह रहे हो आप, सही आंसर ही तो टिक करेंगे, गलत आंसर थोड़ी टिक करेंगे, जानबूझ के तो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। टिक द राइट आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। प्लीज याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शंस में 2 से 3 स्टेटमेंट्स या 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी MCQs में आपको दिक्कत हो सकती है कि 2 आंसर सही है, जैसे राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और एक लीगल राइट भी है। थर्ड ऑप्शन बोलता है बोथ A एंड B, तो आप तो क्लियर हो, हाँ या दोनों होते हैं, टिक करो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मान लो C में स्टैट्यूटरी राइट और C में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी, C में फंडामेंटल राइट लिख देता है और D में नन ऑफ द अबव लिख देता है, तो यहां पे एक आंसर सही है। आपके लिए दोनों आंसर सही होंगे, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे आप कंफ्यूज्ड हो। तो आपको याद रखना है, आपको सही आंसर टिक नहीं करना होता। MPPSC और UPSC के रूल बुक में साफ साफ लिखा रहता है, MCQ ऑप्शंस में सबसे एप्रोप्रिएट आंसर को टिक किया जाता है, ना कि सबसे सही, मतलब सही आंसर को नहीं, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को। तो बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, कभी कभी आप फंसोगे तो याद रखिएगा, राइट आंसर टिक करना है नो डाउट, लेकिन द मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर को टिक करना होता है। ठीक है, तो यदि आपको ये 5 रूल आइडिया लग चुके हैं, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस निंजा टेक्निक स्टार्ट करते हैं, जिससे MPPSC के एग्जाम को आप फाइट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला रूल याद रखिएगा, जब आपको पेपर मिल चुका है तो आप अपने लिए 3 इंडेक्स क्रिएट करेंगे। अपने दिमाग में आपके लिए इंडेक्स हो सकता है, मैं अपना इंडेक्स बता रहा हूं। जो क्वेश्चन मैं 100% श्योर हूं या 90% श्योर हूं, मैं उसमें यूज करूंगा टिक। जिस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूं लेकिन 50-50 श्योर हूं, मतलब यार ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, लेकिन इसका आंसर या तो A है या तो B है, या तो C है या तो A है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं 50-50 हूं, तो वहां पे मैं सर्कल यूज करूंगा। आपके ऊपर है, ठीक है, मैं अपना इंडेक्स बता रहा हूं। ठीक है, आप अपना संविधान लिखिए, मैं अपना संविधान लिखता हूं। ठीक है, तो सब क्वेश्चन में एकदम श्योरिटी है, टिक यूज करूंगा। 50-50 क्लैरिटी है, 50-50 मेरे को कंफ्यूजन है, तो मैं एक गोला यूज करूंगा। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, अभी भी 3 ऑप्शन है जो मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो उसको मैं यूज करूंगा इंडेक्स क्रॉस। अब मेरे को एक क्लैरिटी तो मिल गई है कि ये क्वेश्चन मेरे को श्योर शॉट है, इसमें 50-50 चांसेस है, और ये मेरे को बनता ही नहीं है। मैं छोड़ के आया था, ये वाला टॉपिक ICT का मेरे को कभी समझ नहीं आया, इस वाले पॉइंट में मेरे को ज्योग्राफी का या केमिस्ट्री का ये पॉइंट या MP के
ट्रेड एंड फेयर्स मेरे को कभी याद नहीं हुए, अपन को नहीं करना है। बेस्ट पार्ट ये है कि एमपीपीएससी में नो नेगेटिव मार्किंग है। एमपीपीएससी में नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपको कोई भी गलत आंसर देने पे नंबर नहीं कटेंगे। जब नंबर कटेंगे ही नहीं तो डरना क्या, हम आराम से एलिमिनेट करेंगे, हम आराम से सही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और कुछ भी नहीं हुआ तो हम तुक्का मारेंगे। लेकिन ये तुक्का तुक्का नहीं होना चाहिए, ये तुक्का थोड़ा रीजनेबल होना चाहिए। हाँ, लास्ट में मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा जहां पे आप शुद्ध तुक्का मारेंगे, जय श्री राम, जय अल्लाह, ठीक है, जो आपको मारना है, लेकिन लास्ट में, ठीक है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डरना नहीं है, लेकिन हां कोशिश करना है कि आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन ये होंगे उतने फायदेमंद में रहोगे, जितने क्वेश्चन यहां से यहां कन्वर्ट कर लोगे उतने फायदेमंद रहोगे, और जितने क्वेश्चन यहां से यहां कन्वर्ट करोगे और इस क्वेश्चन को यहां कन्वर्ट करोगे तो उतने फायदे में रहोगे। और इन सब का एक ही आंसर है दोस्त, रिवीजन। आज हम जिस दिन खड़े हैं वो है 11 नवंबर। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है। यदि आप बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये टॉपिक्स बार बार पूछते हैं, ये टॉपिक मेरे को बनता है, ये टॉपिक मेरे को नहीं बनता है, इसको थोड़ा और पढ़ लेता हूं, तो अभी भी आपके पास समय है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, ना बनने वाले क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और जो थोड़ी बहुत मिस करते हो वो श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। इसका एक ही आंसर है दोस्त। ये वीडियो मैं आज 2 दिन पहले नहीं दे रहा हूं आपको कि 2 दिन पहले सर अब टाइम ही नहीं बचा है, बस आपकी निंजा टेक्निक की एलिमिनेशन टेक्निक को या हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन पेपर को ध्यान रख के जाए। नहीं, ये अपने में एक टेक्निक है जहां पे अभी भी आपके पास समय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। और हमारी जो प्रीवियस स्ट्रेटेजी वीडियो है सौरभ यादव सर ने बनाई है, मैंने बनाई है, हमारे और टीचर्स ने बनाई है, उसमें हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिकोड करना, रिवीजन करने की बात बताई है। और जितना ज्यादा आप इस पे वर्क करोगे रिवीजन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप उतनी तैयारी को बेहतर कर पाओगे। तो चलिए ठीक है, यहां तक यदि क्लैरिटी आएगी तो थोड़ा एक स्टेप फर्दर बढ़ते हैं। ये इंडेक्स यदि क्लियर है आपका, तो अब 17 तारीख हम पहुंच चुके हैं। 17 तारीख को पहली बार क्वेश्चन पेपर आपका सामने है। क्वेश्चन पेपर सामने है, ओएमआर पे आपने अपने जो मेजर क्रेडेंशियल्स हैं, रोल नंबर है, नाम है, ये सब भर के किनारे रख दिया है, और क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। आपको अगले 1 महीने के अंदर जितना भी टेस्ट सीरीज आप देते हैं, ठीक है, उसमें अपने बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप किस तरह इन सब चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सुनिएगा मेरी बात। मैंने क्वेश्चन पहला पढ़ा और पढ़ते ही बिना ऑप्शन देखे आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप ऑप्शन तुरंत ना देखिए। मैं आपको सही बताऊं, एक अच्छा पेपर सेटर वो होता है ना जो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर दे। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तक तो एकदम क्लियर थे, यार इसका आंसर यही होगा, लेकिन अचानक से ऑप्शन देखा कंफ्यूज हो गए कि अरे हाँ यार एक बार सर ने बताया था इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, तो आप परेशान हो गए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश का अकाउंटेंट जनरल कहां बैठते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में आ ही रहा था कि ग्वालियर ही है और इसका आंसर क्या होगा। फिर एक जगह लिखा है कि इंदौर, फिर आया इंदौर तो फाइनेंशियल कैपिटल है, ये तो हो सकता है, आप परेशान हो गए। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, आपको आदत डालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के कोशिश कीजिए कि ऑप्शन छुपा लें या ऑप्शन को ना देखें। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जब आप केबीसी देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति, तो कभी कभी बिना ऑप्शन के आप आंसर बोलते हो, पापा इसका आंसर ये होगा, और वो ऑप्शन मिल जाता है तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, हाँ तो बोला ही था। ठीक है, यही वाली टोन आपके दिमाग में उस दिन आनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही बिना ऑप्शन देखे यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो उस क्वेश्चन के आगे एक टिक मार दो और आंसर भी टिक मार दो कि आपका आंसर भाई बी है। यदि क्वेश्चन पढ़ते ही तुमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है लेकिन ऑप्शन देखते ही तुरंत क्लिक कर जाए, हाँ यार इसका आंसर तो बी है, तो भी इस पे यहां टिक मार दो। केस 1, ऑप्शन बिना देखे आंसर याद है, वेरी गुड। बिना देखे ऑप्शन याद नहीं आ रहा लेकिन जैसे ही ऑप्शन पढ़े क्लैरिटी आ गई, हाँ इसका तो बी ही होता है, उसमें भी टिक मार दो।
और इस समय OMR टच नहीं करनी है। आपका पहला राउंड ऑफ क्वेश्चन में आपको जितने क्वेश्चन इस तरह से मिले उसको टिक करते जाइए। तो जैसे ही आप 100 क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करेंगे और आप इस तरह के टिक क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके एक सेट ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपको श्योर शॉट बनते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते समय मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में एलिमिनेशन हो जाता है कि यार ये तो बहुत वेग बात है, ऐसी तो कभी होता ही नहीं। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से आ गया, प्रेसिडेंट कहां से आ गया? अच्छा, निकालने के लिए तो है, ये एक्सेप्शन याद होना चाहिए, लेकिन अपॉइंटमेंट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट कहां से आ गए? तो गवर्नर करते हैं। या मैं कंफ्यूज भी होऊंगा तो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में होऊंगा। तो ऐसे ये वेग से ऑप्शंस को डिलीट हो गया। कोई क्वेश्चन यदि मॉडर्न हिस्ट्री का है लेकिन एक ऑप्शन उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का डला है, या मुगल सल्तनत का एक क्वेश्चन है जिसमें दिल्ली सल्तनत का एक नाम लिखा है, ऐसे वेग ऑप्शंस यदि एलिमिनेट हो जा रहे हैं देखने में ही, और एलिमिनेट होते ही आंसर आ जा रहा है, तब भी आप उसको टिक कर दीजिएगा। अच्छा, सेकंड केस क्या बनता है? मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए, लेकिन अब 50-50 की दिक्कत आ रही है। या तो इसका आंसर यार ये वाला है या तो ये वाला। मेरे को याद नहीं आ रहा कि ये जो मेला है ना, ये शायद से नरसिंहपुर में लगता है, लेकिन यार पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये अभी नरसिंहपुर वाला नहीं है, ये शायद से जबलपुर वाला है। ऐसे डाउट आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने 2 से 4 मिनट तक दिया, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। कभी कभी आगे आके ये जो मेंटल चोक होना है खुल जाता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते अचानक से क्लिक करते कह रहे हाँ यार उसका आंसर तो बी होगा, वापस पलट गए। OMR टच नहीं करनी है। तो कभी कभी ना ये मेंटल ब्लॉक्स भी होते हैं। यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन मार्क में गोला मार देना है, उस क्वेश्चन मार्क में गोला मार देना है और सेकंड रीडिंग में देखेंगे। और तीसरा, यदि कोई क्वेश्चन है जिसपे तुमने ऑप्शन भी देख लिया, बिना ऑप्शन भी देख लिया और हवाइयां उड़ गई कि भाई इसका आंसर है क्या, ये कहां से पूछ लिया, ये डीप फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ठीक है, तो डीप फ्लेक जो वो होती है AI से रिलेटेड है, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई बवाल क्वेश्चन आ गया जीवन में जिसमें एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा, क्रॉस कर देना। तो मतलब अब 100 क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिए हैं तो कुछ श्योर शॉर्ट टिक्स हैं, कुछ 50-50 गोले हैं और कुछ क्रॉस हैं जो हवा नहीं लग रही। छोड़ के तो कुछ नहीं आना है, 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन अब देखो स्ट्रेटेजिकली आप कितने स्ट्रांग हो गए। सुनना मेरी बात, यदि पहली रीडिंग के बाद आपने देखा कि मेरे 35 क्वेश्चन टिक हैं, तो मतलब मैं 70 नंबर पा चुका हूं। हम ये एज्यूम करते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ 80 गया था, तो कट ऑफ क्या होता है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। देखो क्वेश्चन पेपर देख के एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ भाई पेपर इजी है, बढ़ा जाएगा, पेपर कठिन है, कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से दिमाग में 75 क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन का कट ऑफ देखा गया है 2-3 सालों। मतलब आपको 160 नंबर पाने और यहां पे 150 नंबर पाने हैं। ठीक है, मतलब आपके नंबर 150 से 160 होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, और 75 से 80 क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, इतने सही होने चाहिए। तो यदि मैं 70 नंबर पा चुका हूं और यदि मैं कट ऑफ को 160 मानूं या 150 मानूं, ठीक है, तो मेरे को और कितने नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए 100 पहुंचने के लिए, और 50 नंबर या 60 नंबर चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब अब मेरे को कितने चाहिए क्वेश्चन? मेरे को कितने नंबर चाहिए? 80। मतलब मेरे को कितने सही करने हैं? अभी 40 क्वेश्चन और सही करने हैं। अब जिसकी तैयारी अच्छी है, सोचना, जिसकी तैयारी अच्छी है उसके 35 नहीं 45 सही है, तो ये 90 नंबर पा चुका है। और यदि 90 नंबर पा चुका है तो इसको 160 पहुंचने के लिए 70 नंबर चाहिए। मतलब उसको कितने सही करने हैं? अभी 35 क्वेश्चन। अब आपका पहला राउंड डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कैसे जा सकता है, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, रिवीजन 4-5 बार हो चुका है और पेपर आपको कठिन लग रहा है, मतलब सबके लिए कठिन होगा। और यदि आप पढ़े ही नहीं है तो आपके लिए सब इजी, सब कठिन है। आप उस कैटेगरी में आते हो तो आप गौज नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है।
या इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आपका पहला टिक वाला क्वेश्चन जितना मैक्सिमाइज होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कि आपका कट ऑफ क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब ये कट वाली किस श्रेणी में, अब किसी का कट ऑफ में पहले टिक 25 है तो वो 50 ही नंबर पाया, लेकिन अब बहुत मुश्किल है 100 नंबर, मतलब अगले में उसको 50 क्वेश्चन सही करना है सेकेंड राउंड में, ये कठिन हो जाएगा। लेकिन किसी के 50 सही हो गए तो वो 100 पा चुका है, उसको बस 25 क्वेश्चन और सही करने हैं। इससे आपको ना मेंटल कैपेसिटी मिलेगी, हाँ यार पहले राउंड में इतना है, अब एलिमिनेट तो मैं आराम से कर ही लूंगा, और लास्ट में 5-7 तुक्के भी लग गए, मेरा एग्जाम निकल रहा है। अपन को कुछ नहीं सोचना, बार बार फिर घूमना नहीं है, सर कट ऑफ कितना जा रहा है, सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, 3 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक आप यही घूम रहे हो, उससे अच्छा मेंस की तैयारी शुरू कर दो। तो ऐसी कंडीशन में नहीं फंसना है, रिवीजन करते रहना है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहना है, और उत्कर्ष आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेके आया है, ज्यादा ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है, मैथन क्लासेस कीजिए, जो नहीं बनता उसको ज्यादा बार रिवीजन कीजिए। अब आपने जब पहला राउंड कंप्लीट कर लिया तो आपके टिक वाले पार्ट तो सही हैं। अब आपका क्वेश्चन पेपर ये रहा, और बगल में OMR अब रखिएगा। तो आपने क्वेश्चन पेपर देखा, OMR बगल में रखा, पहला क्वेश्चन से वापस रीडिंग शुरू की। पहला क्वेश्चन यदि आपको टिक वाला मिला तो एक बार फिर पढ़ लिया, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, सब इनकरेक्ट करेक्ट देख के रखा हूं, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, हाँ ये मेरा एकदम श्योर शॉट है, मेरे को बनता है, मैं एक बार फिर चेक कर लिया हूं, सेकंड रीडिंग भी हो गई है। OMR में गोला लगाइए। सेकंड क्वेश्चन टिक वाला था, चेक कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन क्रॉस वाला था, छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में देखेंगे क्या करना है इसका। फिर अगला क्वेश्चन आता है गोला वाला 50-50। अब इसमें 3-4-5 मिनट दीजिए, क्या इसका क्या करूं, एलिमिनेशन से तो 50-50 हो गया है, ज्यादा चांस, अंतरात्मा क्या कह रही है। प्लीज याद रखिएगा, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बच्चों से भी बात करता रहता हूं, स्टूडेंट से भी, मेरे जो दोस्त जो क्वालिफाई करके आज IAS ऑफिसर्स हैं, IRS ऑफिसर्स हैं, उनसे भी बात की है। जो पहली आवाज अंतरात्मा की होती है ना, और फिर लास्ट में आप चेंज कर देते हो, वो हमेशा गलत होता है। आपने अंतरात्मा बी बोली, लास्ट में चेंज कर दी, जब आपको नहीं बनता, क्रॉस या जीरो वाला केस है, तो फिर अपनी अंतरात्मा सुन लो, चेंज मत करो। टिक वाली बात है तो देखो आप श्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ना आवाज निकलती है कि इसका आंसर ये होगा, तो जब तुम श्योर नहीं हो, ये दोनों का कंडीशन है, बहुत सोच लिया है, तो अपनी अंतरात्मा को चेंज मत करना। ये मेरा एक इलॉजिकल बिलीफ या फेथ है, लेकिन ये सही होता है, लास्ट में चेंज मत करना। ठीक है, तो आप अभी क्रॉस वाले को टच नहीं करोगे, गोले वालों को टाइम दोगे, धीरे धीरे इसको याद करने की कोशिश करोगे। क्या पता 100 क्वेश्चन देखने के बाद आपके मेंटल ब्लॉक्स खुल रहे हैं, आपको याद आने लग गया, और आपको धीरे 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 कॉन्फिडेंस आके आपने एलिमिनेशन से या आपके आंसर्स को डिराइव करने लग गया। तो OMR अब आपको भरना है, लेकिन ओनली टिक भरना है और ओनली 50-50 भरना है। तो इस बार आपने फिर एक सेकेंड रीडिंग कर दी। मैं आपको सही बताऊं, पहली रीडिंग में ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 मिनट्स लगते हैं। पहली रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में 35 से 40 मिनट्स लगते हैं। सेकेंड रीडिंग में बहुत भी ले लोगे ना तो 20 मिनट लगते हैं, तो अभी भी 50 मिनट, 25 मिनट ले लो तो अभी भी 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट में आपके 2 रीडिंग हो चुके हैं। बहुत मैक्सिमाइज कर लो कि ये आपका पहली रीडिंग 50 मिनट में हुई, दूसरी रीडिंग 30 मिनट में हुई, तो अभी भी आपका 1 घंटे 20 मिनट की रीडिंग हुई है, 40 मिनट अभी भी बचा है। तो प्लीज याद रखिएगा, सेकेंड रीडिंग यदि आप पहुंच चुके हो तो आपकी OMR में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन डन है। 50-50 वालों पे अच्छा खासा सोचा गया है, और जो बेस्ट आंसर लगा उसको एप्रोप्रिएट आंसर को टिक कर दिया गया है। अब डिपेंड करता है कि आपकी अब कहानी कहां तक पहुंची है। कहानी कैसी, टिक वाले मेरे पहले ही 35 सही थे, अब सेकंड जो गोले वाले थे उसमें मैंने 25 सही कर लिए, तो मतलब इसके आ गए 70, इसके आ गए 50, जिसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन तब भी मैं 120 तो पा चुका हूं, ऑलमोस्ट 120 पा चुका हूं। अब मेरे कितने बच्चे क्वेश्चन है, ठीक है, ये कितने क्वेश्चन हो गए, 40, 50, 60, अभी भी 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को नहीं बनते। अब यदि 40 क्वेश्चन में सब में सी भी मार दूंगा, तब भी मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन तो सही होंगे, से एक बहुत वेग बात कर रहा हूं, तो मेरे को 15 इंटू 2 30 नंबर तो मिल जाएंगे, तो मेरे 150 तो आ ही जाएंगे, कट ऑफ से मैं पास हूं। ठीक है, कोई भी वेग कंडीशंस है, लेकिन आपको सेकंड रीडिंग के बाद यहां तक पहुंच गए हो। यदि आपको
पहले बार ही 45 बन गए थे और 90 क्वेश्चन सही थे। अगले में आपको 20 क्वेश्चन बने, 40 सही हो गए, तो आप कितने 130 पहुंच चुके हो। अब कितने हुए बचे 55, 45, 55, 65, 75, 85, 95, मतलब अभी भी 35 क्वेश्चन आपको नहीं बने। ऐसा नहीं होता, प्लीज समझिएगा। क्रॉस वाले क्वेश्चन हमेशा कम होते हैं क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार एमसीक्यू लगाना है और अपने नोट्स को रिवीजन करना है, ठीक है। तो यदि आपके 40 क्वेश्चन अभी भी कम है तो मतलब आपकी तैयारी बहुत कमजोर है, ठीक है। थोड़ी अगली बार और मेहनत करना है या कोशिश करते रहना है। यदि ये क्वेश्चन इस तरह के सिनेरियोज में है, मान लीजिए यहां पे बचते हैं 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहे, ठीक है, और इसको किसी रेशियो में आप बांटें, तो अब इस 15 से 20 क्वेश्चन में यदि आधे भी सही हो जाएं, 15 में से 8 भी सही हो जाएं, तो 16 नंबर मिलना है या 20 नंबर मिलना है। तो अब आता है क्रॉस वाले क्वेश्चन का क्या करें। क्रॉस क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक एलिमिनेशन हो जाता है, 3 ऑप्शन परेशान करते हैं, या आपको एक पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कब बनी। अब ईयर भी अलग है, मंथ भी अलग है, डेट भी 6, 7, 8, 9, 10 लिखी है, अब कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो कभी कभी ना एक फ्लैश ऑफ माइंड होता है कि इसका आंसर कहीं देखा था मैंने या सुना था, इसका 9 दिसंबर लग रहा है मेरे को, तो आप उसके साथ चले जाइए, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है ओएमआर में कि एक पैटर्न बन रहा है, तब बनता तो है नहीं, वो पैटर्न फॉलो कर लीजिए। या आपके 15 क्वेश्चन में अक्सर ये की करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगे उसको आप फेथ ऑफ लीप ऑफ फेथ से, जो आपकी फेथ बोले आप उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी आइडिया नहीं है तो किसी बी या सी को, मैं ऐसा नहीं कहता कि बी और सी हमेशा सही होते हैं, लेकिन आपको बन नहीं रहा है, अब आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, बहुत सोचने के बाद थर्ड रीडिंग की, देखो पहली और दूसरी रीडिंग में तो आपने ये और ये कंप्लीट कर लिया, अब जब थर्ड रीडिंग में क्रॉस वाले क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर रहे हो, तो या तो अब सीसीसी पकड़ लो या ए पकड़ लो, या आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो दिमाग में फेथ, आपकी लीप ऑफ फेथ लेके जाए उसको कर लो। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर आंसर। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप पेपर एक बार पढ़ते हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या मैक्सिमाइज करना है। पहली बार पेपर किया, क्वेश्चन 65 बने, आपका 130 नंबर आ गया, उसके बाद ऐसे मुंह बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि अब क्या करना है। लेकिन जब आप पहली बार टिक क्वेश्चन को देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि यार 90 नंबर श्योर शॉट है, किसी का कोई भी माइकल आला रोक नहीं सकता मेरे को, अब मेरे को नेक्स्ट 40-50 नंबर कैसे लाने हैं। फिर 50-50 को देखा, उससे कॉन्फिडेंस आया कि यार 130-35 तो ऐसे ही पहुंच गया। अब बस ये है कि जो बचे 10-12 क्वेश्चन है उसमें तुक्के भी लग जाएं तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। अब आप जितना जैसा आपका सिनेरियो हो, ये टेस्ट सीरीज लगाते लगाते ही आएगा। जब तक आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पेपर इस मॉडल में खुद से घर में नहीं करके जाओगे, किसी टेस्ट सीरीज, किसी कोचिंग टेस्ट सीरीज में जब तक 15 से 20 क्वेश्चन आप इस पैटर्न में अपने हिसाब से करके नहीं जाओगे, तो ये चीज आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। माफी चाहता हूं इतना तक आप पहुंचे, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा कि जो श्योर शॉट है, ये साइंस है, एलिमिनेशन एक साइंस है, ठीक है। आप एक चीज बताइए, यदि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और 2 ऑप्शन कट जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपकी आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। हर एक ऑप्शन कटने पे 33% की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। साइंस है दोस्त, ये मैथ्स है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, यदि आप मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली, साइंटिफिकली आप यदि ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं और आप 3 प्रकार के सेट में, पहले श्योर शॉट, फिर 50-50 और फिर नहीं बन रहा है, तो इस पे टोटल अपनी फेथ को मानते हुए, या आपने कहीं सुना है या देखा है या आपकी जो माइंड में चल रहा है उस समय, उसके हिसाब से करते हो, तो आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। यदि आपके पहले ही राउंड में कम नंबर है, मतलब मेहनत करने की जरूरत है, और कोशिश कीजिए, 2-3 बार और पढ़िए, नहीं निकालिए आंसर। ये आपका बहुत अच्छा है, 50-50 के आंसर कम है और उसको आपने यहां तक पहुंचा दिया। ये क्वेश्चन में बस तुक्के ही मारने हैं, बहुत सारे सिनेरियो बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि क्रॉस वाले क्वेश्चन कम से कम हो,
टिक वाले और गोले वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो। तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, कि यदि आपने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया, 2 से 3 बार पढ़ा, तो बहुत सा मेंटल ब्लॉक खत्म होता है। कभी कभी आप एक फेथ के कारण, एक फ्लैश ऑफ माइंड के कारण, अच्छा ये क्लास में एक बार सर ने बताया था, ये किसी टेस्ट सीरीज में देखा था, इससे भी आप आंसर्स को एलिमिनेट या आंसर को कोप अप कर लेते हो, पकड़ लेते हो। तो याद रखिएगा, ये एक साइंस है और इस साइंस के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। कुछ लोग यदि लगेंगे कि पहले दिन 17 तारीख को ही जाके ये स्ट्रेटेजी निभाएंगे, तो नहीं। मैं आपको डूज एंड डोंट्स बता सकता हूं कि आपको 2 से 3 रीडिंग करनी चाहिए, एलिमिनेशन यूज करना चाहिए, लेकिन हां, आपको पहले अपने घर में ये चीज करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये एक स्टूडेंट या मेरे खुद के एक्सपीरियंस नहीं है, बड़े बड़े टीचर्स, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एस्पिरेंट्स भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं, सेट ऑफ राउंड्स क्रिएट करते हैं और अपने आंसर को मैक्सिमाइज करते हैं। जब आप एक बार पेपर करते हो तो आप एक बार अपना आंसर को क्लियर कर देते हो, लेकिन जब आप बार बार करते हो तो आप मैक्सिमाइज करते हो। यदि पहली बार आपका ग्राफ यहां पहुंचा है तो मैक्सिमाइज में आप यहां नहीं जाओगे, मैक्सिमाइज में आप यहां जाओगे। जितना ज्यादा आप मैक्सिमाइज कर सकोगे, उतना कोशिश होगी कि आप कैसे अपने आंसर्स को मैक्सिमाइज करो। ये आपकी बॉडी, ये आपकी माइंड, ये आपकी प्रैक्टिस करवा देगी। और जितना ज्यादा आप इसको यूज करोगे, आपके सेंसेस उतने स्ट्रांग होंगे। क्योंकि याद रखिएगा, हमको पिक्चर्स क्यों ज्यादा याद रहती है? हमको पिक्चर्स इसलिए ज्यादा याद रहती हैं क्योंकि हम उसमें सभी सेंस यूज करते हैं, दिमाग, इमोशन, कान, नाक, सभी चीज। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो 2 ही चीज चलती हैं, एक आपकी आंखें, एक आपका हाथ, और दिमाग कहीं और रहता है कि अभी इंस्टाग्राम में कौन सा रील मस्त चल रहा होगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा सेंसेस यूज करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो प्लीज याद रखिएगा, आज का जो वीडियो था हमारा, ये बात कर रहा था हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी प्रीलिम्स विद अ निंजा टेक्निक। ये टेक्निक साइंटिफिक है, एलिमिनेशंस का यूज कीजिए, राउंड ऑफ सेट्स ऑफ राउंड्स क्रिएट कीजिए, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, यूज द इंडेक्सेस, और कुछ जो बेसिक डूज एंड डोंट्स बताया हूं उसको आप जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं, इंडिया इस बार 4th टाइम वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, और ये पहली बार ऐसा है कि इंडिया अकेला इसको होस्ट कर रहा है। और आप सभी को पता है इस बार इंडिया जीत के सबसे करीब है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस ने अपनी दिवाली धमाका सेल को कन्वर्ट कर दिया है वर्ल्ड कप महाधमाका ऑफर में, जिसमें आप 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 90% तक के डिस्काउंट और फ्री टेस्ट सीरीज को 19 नवंबर तक अवेल कर सकते हैं। तो क्या, डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप।